हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, दूरदर्शन टॉपिक के अंतर्गत हम इसकी अवधारणा के बारे में जान चुके हैं, अर्थात किस तरह से इसका प्रादुर्भाव हुआ, विश्व में किस प्रकार से हुआ, उसके बाद भारत में किस प्रकार से हुआ और फिर शैक्षिक कार्यक्रम किस तरह से बच्चों को विद्यालय में दिखाए जाने लगे और दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण कराया जाने लगा। इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। इसके साथ ही हम जान चुके हैं कि दूरदर्शन के द्वारा शिक्षण कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं और किन किन क्षेत्रों में इनसे फ़ायदा होता है। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं दूरदर्शन की सीमाओं को, अर्थात दूरदर्शन से जब शिक्षण कराया जाता है तो क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या हो जाती हैं और या फिर इसकी क्या क्या कमियां या सीमाएं हैं। तो आज हम दूरदर्शन की सीमाओं के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, इन्हें ये जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूरदर्शन से शिक्षण कराने के लिए एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए, दूरदर्शन तथा अध्यापक, अगर ये आपसे पूछा जाता है या आपके माइंड में ये कि अगर दूरदर्शन से शिक्षण कराना है तो अध्यापक को क्या करना है, इसमें अध्यापक की कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, तो इस पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, शैक्षिक जो प्रसारण केंद्र हैं, जो शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं, तो वहाँ से शैक्षिक कार्यक्रम कब प्रस्तुत होने हैं इसकी पूरी जानकारी ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद उसे अगला काम क्या करना है, जब उसे ये पता चल गया कि शैक्षिक कार्यक्रम इस जो है वो टाइम पे प्रसारित होने वाले हैं, तो उस समय को वो क्या करे, व्यवस्था करना, उसके उस टाइम से ही उसकी व्यवस्था करना स्टार्ट कर दे। और इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, जो भी टॉपिक है उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि शैक्षिक कार्यक्रम किस टॉपिक पे कब आएगा, और उस टॉपिक से अपने जो स्टूडेंट हैं उसको परिचित करवा देना चाहिए, अवगत करवा देना चाहिए कि आप ये वाले टॉपिक के बारे में इससे शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से अर्थात दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ोगे। अब बच्चे को ऑलरेडी वो जितनी भी नॉलेज दे सकता है उस टॉपिक के बारे में वो भी दे करके रखे। ऐसे नहीं है कि बिना किसी टॉपिक को बताए हुए, बिना किसी सूचना के, बिना किसी टॉपिक की थोड़ी बहुत भी प्रस्तावना या उसका इंट्रो दिए हुए उसको डायरेक्ट टीवी के आगे बिठा दिया जाए कि ये लो पढ़ लो। ऐसे नहीं, बच्चों को सिखाना है, हमने शिक्षण कराना है, बच्चे से एक्सपेक्ट करना है कि बच्चे का अधिगम होगा, बच्चा सीखेगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रयास करें, और इन प्रयासों के अंतर्गत यही चीज़ें आती हैं कि हमने बच्चे को टॉपिक बता देना है और टॉपिक के बाद उसकी इंट्रो भी देनी है कि इसमें ये चीज़ें हैं। अब दूरदर्शन का क्या काम है, दूरदर्शन जो हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दी है वो डिटेल बताएगा। ठीक है, वो डिटेल बताएगा। अब आपने बच्चों को टॉपिक बता दिया, बच्चों को आपने टाइमिंग्स बता दी, बच्चों को आपने इंट्रोडक्शन दे दी टॉपिक की। अब व्यवस्था को भी देखना है। आपने दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण कराना है तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास टीवी होना चाहिए विद्यालय में, तो टीवी की व्यवस्था करनी है। फिर टीवी की व्यवस्था के साथ ही आपको पता है ये बिजली से चलेगा, तो वहाँ पे कनेक्शन वगैरह देखना है कि टीवी चलाने के लिए वहाँ पे बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, और अगर बहुत टाइम से पुराना टीवी है तो एक बार उसको चला करके देख लिया जाए ताकि ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम नहीं हो। फिर उसके बाद बच्चों के बैठने की व्यवस्था की जाए अच्छी तरह से, सभी बच्चे एक ही स्थान पर अच्छी तरह से बैठ करके दूरदर्शन के द्वारा सीख सकें। फिर उसके बाद जब शैक्षिक कार्यक्रम आए तो उस दौरान क्या है, जब बच्चे देख रहे हैं, अच्छे से व्यवस्था आपने कर दी है, टीवी अच्छे से चल रहा है बच्चों की आंखों के सामने और अब बच्चे बैठ करके उसे सीख रहे हैं, तो उस समय पे अध्यापक का काम क्या है, अध्यापक की ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है कि उसने शांति बनाए रखनी है। बच्चों पर जो है वो देखना है बच्चों को कि बच्चे अनुशासन में रह करके कार्यक्रम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चलिए, ये भी ड्यूटी उसकी फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो उसके बाद उसे बच्चों से चर्चा करनी है, बच्चों से पूछना है, चाहे वो प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने पर या फिर हम ये कहें कि बच्चों को ये पता चल जाए, उस अध्यापक को ये पता चल जाए कि बच्चों को सारी नॉलेज मिली है नहीं मिली, तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, पहले बच्चों से प्रश्न पूछ लिए और उसके बाद खुद से ही सारी डिटेल बता दी, ताकि जो ज्ञान टुकड़ों में मिला है वो क्या हो जाए, वो एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, एकदम से संयुक्त हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अध्यापक और दूरदर्शन इस तरह से काम करते हैं।
चलिए अब हम पढ़ेंगे दूरदर्शन की सीमाओं को। आपके सामने ये कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला बिंदु है विद्यालय या कक्षा कक्ष जैसा वातावरण नहीं बन पाता। अर्थात जब हम दूरदर्शन की सहायता से शिक्षण कार्य कराते हैं तो जो विद्यालय या कक्षा कक्ष का जो वातावरण होता है वो नहीं बन पाता है। वो कैसे नहीं बन पाता है तो देखिए, जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने अध्यापक से जो सीखते हैं, यानी अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, बच्चे अधिगम करते हैं, तो इस दौरान क्या होता है, एक माहौल बनता है क्लास में, है ना। शिक्षण प्रक्रिया जो है वो उस वातावरण में पूरी तरह से अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलती है। लेकिन यहाँ पे जब आप दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को शिक्षण कराते हो तो वो वाला, आप चाहे कुछ ही कह लो, लेकिन वो वाला वातावरण नहीं बन पाता। ठीक है, तो कक्षा कक्ष का जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर होता है वो नहीं बन पाता है यहाँ पे। अर्थात क्या कह सकते हैं, अनुशासनहीनता की समस्या रहती है। अब यहाँ पे छात्र अपनी कठिनाई का निवारण नहीं कर पाते हैं। अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है, जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे आपसे क्या करते हैं, बच्चे आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। कई बार बच्चे बीच में रोक करके ही पूछ लेते हैं कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ बताइए। या फिर एज अ टीचर, एज अ गुड टीचर आप उनसे खुद से पूछते हो, कोई भी एक बिंदु आपने बताया और उसके बाद आप उनको पूछते हो कि क्या समझ में आ गया है। अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो बच्चे कह देते हैं जी समझ में आ गया है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और इसके अलावा अगर नहीं समझ में आया होता तो आपको कहते हैं तो आप दोबारा से बता देते हो। तो बताइए, क्या दूरदर्शन ये काम कर सकता है बच्चों से पूछने का कि क्या तुमको समझ में आ गया है, तब तो मैं आगे चलूँ, नहीं तो फिर मैं यहीं रुक जाऊँ? नहीं होता ना ऐसा। तो बच्चों को जो कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, बच्चों को जो भी समस्याएं आती हैं, जो कुछ भी बीच में समझ नहीं आता है, वो कठिनाइयां दूर नहीं हो पाती या फिर बच्चों की समस्या का हल नहीं निकल पाता है। तो ये भी इसकी एक सीमा है कि कक्षा कक्ष का वातावरण नहीं बन पाता, और इसके कारण और इसके साथ ही जो छात्र हैं उनकी अगर कोई समस्या रहती है अधिगम के दौरान, शिक्षण अधिगम के दौरान, तो वो उसका निवारण नहीं कर पाते। अपनी कठिनाई का जो अपनी समस्या है उसका निवारण नहीं हो पाता, उनकी कठिनाई जो है उसका निवारण नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद है शिक्षक छात्र अंतःक्रिया नहीं हो पाती। अंतःक्रिया क्या होता है, इंटरेक्शन। बताइए, शिक्षक छात्र के मध्य बात हुए बिना, कॉन्वर्सेशन हुए बिना, संप्रेषण हुए बिना, विचारों के आदान प्रदान के बिना क्या आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चा कुछ सीख जाएगा? नहीं। तो इसमें जब हम दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो ये भी एक कमी सामने आती है कि शिक्षक छात्र आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, उनके मध्य कोई अंतःक्रिया ही नहीं हो पाती, वो आपस में क्वेश्चन आंसर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते हुए ये जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं हो पाती। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया नहीं हो पाती है, जो इसकी एक कमी है। उसके बाद एक पक्षीय संवाद। एक पक्षीय संवाद का मतलब एक पक्ष ही केवल बोलता है, दूसरा पक्ष चुप रह करके सुनता है। कैसे? इसमें एक पक्ष क्या है और दूसरा पक्ष क्या है? तो एक पक्ष है ये दूरदर्शन या वो जो टीवी में जो कार्यक्रम आ रहा है उसमें जो हम सुन रहे हैं वो। तो एक पक्ष तो हो गया टीवी और दूसरा पक्ष हो गया आप या फिर छात्र, है ना। तो इसमें क्या है, एक पक्षीय संवाद रहता है। संवाद जब तक दो तरफा नहीं होता है तब तक कहा जाता है कि संप्रेषण प्रभावी नहीं होता। विचारों का आदान प्रदान बहुत ज़रूरी होता है। केवल एक पक्ष ही बोलता रहे और दूसरा पक्ष निष्क्रिय होकर केवल उसको सुनता रहे तो वो संप्रेषण या वो संवाद अच्छा नहीं माना जाता। यानी एक पक्ष तो अपनी बात को रख रहा है लेकिन दूसरे पक्ष उसको स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा, या रिजेक्ट करना चाहता है तो भी कुछ नहीं अगर बोलेगा भी तो वो सुनेगा नहीं सामने वाला। तो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया होती है या जो सिचुएशन बन जाती है, जो स्थिति बन जाती है, वो अच्छी स्थिति नहीं होती है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, निष्क्रिय श्रोता बन करके बैठे रहते हैं। उनका काम केवल मात्र सुनना ही होता है। अगर उनको कहीं पे बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा तब भी वो अपनी बात नहीं कह सकते कि आप हमें दोबारा से बता दो। अगर बोलेंगे भी सही तो टीवी ने कौन सी उनकी बात सुन करके दोबारा बता देना है। तो संवाद कैसा रहता है, एक पक्षीय रहता है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। द्विपक्षीय जो संवाद होता है, दोनों पक्ष जिसमें बात करते हैं, जैसे कि क्लासरूम के अंदर होता है, शिक्षक एक पक्ष में आता है, छात्र दूसरे पक्ष में आते हैं, तो शिक्षक छात्र आपस में अंतःक्रिया करके परस्पर संवाद करके उस द्विपक्षीय संवाद में
जो शिक्षण अधिगम की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो अच्छी तरह से चलती है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो पाता है, एक पक्षीय संवाद की स्थिति ही बनी रहती है जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा पहुंचाती है। ठीक है, चलिए आगे है, शिक्षक को छात्रों के अधिगम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। अर्थात इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि शिक्षक को यही नहीं पता चल पाता कि जो दूरदर्शन की व्यवस्था की गई है बच्चों को सिखाने के लिए, तो बच्चे क्या उससे लाभान्वित हो भी रहे हैं या नहीं, या फिर बच्चों को क्या समझ में आ भी रहा है या नहीं। देखिए, एक तो आप एज अ टीचर क्लास में बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आप बच्चों से बीच में प्रश्न पूछते हैं, है ना। प्रश्न पूछ लिया, या फिर आपने ये पूछ लिया कि क्या आपको समझ में आ गया है, या फिर आप जैसे विकासात्मक प्रश्न पूछते हो तो उसमें भी आपको ये पता चल जाता है कि आपके विद्यार्थी के पास पहले से कितनी नॉलेज है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो छात्रों की शक्लें हैं ना, वही बता देती हैं आपको कि बच्चों को समझ में आ रहा है या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। आपको साथ ही साथ जो है, जो एक अच्छा अध्यापक होता है उसको तो पता चल जाता है। अगर जो विद्यार्थी की जो शक्ल होती है उससे ही उसको, टीचर को पता चल जाता है कि मेरे स्टूडेंट को मेरी जो बात बताई गई है मेरे द्वारा वो समझ में आई है या नहीं आई है। पूछने की भी ज़रूरत नहीं होती, उनकी शक्ल ही बता देती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए बच्चों को दूरदर्शन से आप शिक्षण करा रहे हो, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे? एज अ टीचर आप कुछ नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे लाभान्वित हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो शिक्षक को छात्रों के अधिगम के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। और इससे क्या होता है, अब जब अधिगम के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों को कोई लाभ मिला है या नहीं मिला, तो फिर इस विधि को, जो ये दूरदर्शन है, इसके इस्तेमाल से जो लाभ होने वाला है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, है ना। अब लाभ जब हमें ये लगे कि हमने कुछ नया किया है, किसी नए तरीके से बच्चों को पढ़ाया है और बच्चों ने उससे अधिगम किया है, बच्चों उससे लाभान्वित हुए हैं, तभी तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर बंद करेंगे। लेकिन अच्छा हुआ है प्रयोग करके या फिर हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए उसका, ये कैसे पता चलेगा जब हमें बच्चों के अधिगम के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त होगी। तो ये इसकी बहुत बड़ी सीमा है कि शिक्षक को छात्रों के अधिगम के बारे में जानकारी ही नहीं हो पाती कि जो तरीके से बच्चों को, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, दूरदर्शन की गति और छात्र के अधिगम में तालमेल का अभाव। आप क्लास में जब पढ़ाते हो तो आपको पता है कि आपके स्टूडेंट किस तरीके से सीखते हैं, ठीक है। आप मानव हो, आप सामने वाले को जब भी कोई बात बोलते हो, आपको पता है कि सामने वाले में किस लेवल की बुद्धि है या आपकी क्लास में किस तरीके के बच्चे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर उनको कितनी बार में बताने पर समझ में आता है, आप उसी के अनुसार अपनी जो गति है पढ़ाने की या फिर जो आपकी स्पीड है टीचिंग की, उसको सेट कर लेते हो। आप कई बार देखा करो, एक लाइन को 4 बार भी बोलते हो, है ना, रिवाइज करते हो। आपको पता है आपके स्टूडेंट कैसे हैं। तो बताइए, क्या वो जो टीवी में कार्यक्रम आ रहा है, क्या उसको पता है कि बच्चे किस लेवल के हैं और वो फिर कितनी बार रिपीट करेगा इसको? नहीं करेगा ना, वो तो सिर्फ एक लाइन को एक ही बार बोलेगा और आगे बढ़ जाएगा। अब जो बच्चे हैं उनके अधिगम में और जो दूरदर्शन की जो गति है, जो कार्यक्रम जिस गति से आगे बढ़ रहा है, फटाफट से नई चीज़ बताई जा रही है उसमें, तो उसमें तालमेल नहीं हो पाता, स्पीड मैच नहीं हो पाती है। बच्चों के सीखने की और दूरदर्शन की दोनों की स्पीड मैच नहीं हो पाती है। जब स्पीड मैच नहीं हो पाती है तो बच्चे तो रह जाते हैं पीछे, कार्यक्रम निकल जाता है आगे और फिर बच्चों को इन कार्यक्रमों का कोई लाभ नहीं मिल पाता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे जिस गति से सीख रहे हैं तो शिक्षण की गति भी तो वही होनी चाहिए, अर्थात शिक्षण और अधिगम की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए, तभी बच्चों को प्रभावी तरीके से कोई भी चीज़ समझ में आ सकती है या फिर बच्चों को वो चीज़ जानने में सहायता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे नहीं होता ऐसा। बच्चों की स्पीड सीखने की अगर कम है और दूरदर्शन तो अपनी स्पीड से किसी भी बात को दोबारा रिवाइज नहीं करता है, टीवी, है ना, और ये कहा भी जाता है कि टीवी दोबारा नहीं बोलता किसी चीज़ को,
तो यहाँ पे वही वाली बात है। तो इससे क्या होता है, दूरदर्शन की गति और जो बच्चों के अधिगम की गति है वो मिसमैच हो जाती है, वो एक जैसी नहीं होती है, उनमें तालमेल का अभाव हो जाता है और बच्चों को इसके द्वारा शिक्षण कराने का कोई भी फायदा नहीं मिल पाता है। ये भी इसकी एक कमी हो गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण संभव नहीं। अभी मैंने आपको बताया ये वाले पॉइंट के बारे में। व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है, कोई भी दो जुड़वा बच्चे एक जैसे नहीं हैं। प्रत्येक बालक, दुनिया का, संसार का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। आपकी क्लास में भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में 25 से 30 बच्चे हैं, तो वो 25-30 बच्चे अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग पर्सनालिटी के, अलग अलग उनमें क्रिएटिविटी है, यानी सब अपने अपने तरीके से सीखते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो जब आप क्लास में पढ़ाते हो, एक अपने ये कह सकते हैं, आप क्लास में नॉर्मल टीचिंग जब करते हो तो आप क्या करते हो, अपने स्टूडेंट्स की व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखते हो। प्रत्येक की रुचि अलग अलग है, प्रत्येक की आवश्यकता अलग अलग है, प्रत्येक की योग्यता अलग अलग है, प्रत्येक की क्षमता अलग अलग है और प्रत्येक की बुद्धि, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी सब अलग अलग है। तो इस आधार पर जब बच्चे अलग अलग हैं तो आप किसी ऐसे साधन को अपनाते हो या फिर आप अपनी शिक्षण की स्पीड को ऐसे रखते हो कि उससे सारे बच्चे एक ही समय में सीख जाते हैं। तो आप क्या करते हो, मान लो रिपीट भी करते हो किसी चीज़ को तो 2-3 बार रिपीट भी कर देते हो, ताकि जो प्रतिभाशाली है, जिसने एक बार में सुन लिया है, उसने समझ लिया है, वो क्या करे, रिवाइज कर ले। और जो बच्चे स्लो लर्नर हैं या फिर मतलब गति से सीखने वाले जो बच्चे हैं, वो क्या करें, 2-3 बार आप बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा, अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करोगे, अपने शिक्षण की गति को इस अनुसार सेट करने की कोशिश करोगे कि आपके सारे के सारे स्टूडेंट्स सीख जाएं। और कई बार ऐसा भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपका वो टॉपिक जो आप प्लान करके गए हो कि आज की क्लास में आप उसको पढ़ाओगे, तो अगर बच्चों को मान लो उसको सीखने में कठिनाई आ रही है तो आप अगले दिन भी वही पढ़ाओगे ना। आपको लगा कि आज की क्लास में बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है वो पूरी तरह से समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, अगले दिन भी वही समझा दोगे। ऐसा वाला आपका तो सीन रहेगा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। दूरदर्शन को इस व्यक्तिगत विभिन्नता से कोई लेना देना नहीं होता। दूरदर्शन कुछ नहीं देखता कि बच्चे जो मेरे को सुनने वाले हैं वो किस लेवल के हैं, उनकी बुद्धि किस लेवल की है, या उनकी पर्सनालिटी कैसी है, या वो बच्चे जो हैं उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है। दूरदर्शन को इससे, टीवी को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो अपनी स्पीड से बस, उन्होंने तो कार्यक्रम दिखाना है, उसने तो शो करना है और वो कार्यक्रम आता है और बच्चे जो हैं आधा घंटा 1 घंटा जब तक वो कार्यक्रम चलता है उसको देखते हैं। बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा इससे उनको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन टीचर को तो होता है, क्योंकि उसका तो पर्पज़ ही यही होता है अपनी टीचिंग कराने का, पढ़ाने का, कि बच्चों में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, बच्चों को अधिगम हो सके, बच्चों का जो है बच्चे सीख सकें, बच्चे जान सकें। तो इसमें दूरदर्शन के माध्यम से जब शिक्षण कराया जाता है तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर कोई शिक्षण नहीं कराया जाता। ये इसकी बहुत बड़ी कमी है। बच्चे की रुचि, बच्चे की योग्यता, बच्चे की क्षमता, बच्चे की आवश्यकता, बच्चे की बुद्धि, इस बात का इसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो अपने तरीके से बस एक बार में एक प्रोग्राम दिखा देते हैं और काम खत्म। आगे देखिए, दूरदर्शन की व्यवस्था करना कठिन। दूरदर्शन की व्यवस्था करना कठिन का मतलब क्या है, टीवी की व्यवस्था करना। प्रत्येक विद्यालय में टीवी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो सरकारी जो विद्यालय हैं, अगर अनुदान नहीं मिलता है सरकार से, तो अब यहाँ पे फिर जो टीवी की व्यवस्था करना है वो बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर टीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, फिर पर्टिकुलर उसकी जैसे बिजली का भी वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए आपने प्रोग्राम सेट कर लिया, टीवी का आपने इंतज़ाम कर लिया, अब उस टाइम पे लाइट नहीं है या विद्यालय में वैसे ही लाइट का कोई कनेक्शन ही नहीं है, किसी विद्यालय में बिजली नहीं है, तो बताइए क्या इस साधन का प्रयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो सारी की सारी जो स्कीम है, जो सारी की सारी प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी। तो इसी तरह से जो दूरदर्शन है उसकी व्यवस्था करने के लिए सरकारी अनुदान की, या फिर हम ये कह सकते हैं जो टीवी की ज़रूरत होती है, वो टीवी सभी जगह पर उपलब्ध करवाना बहुत ही कठिन होता है। तो ये भी इसकी एक कमी है। उसके बाद है शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु स्थान का अभाव। स्थान का अभाव मतलब
आपको सबसे पहले तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ बैठ करके बिना किसी बाधा के, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना एक ही स्थान पर सब बैठ करके, चाहे आप कक्षा के बच्चों को बिठा रहे हो, चाहे आप सारे विद्यालय के बच्चों को बिठा रहे हो, तो आपको स्थान की ज़रूरत तो होगी जहाँ पर कि टीवी भी हो, टीवी के लिए बिजली का कनेक्शन भी हो, और उसके बाद सब बच्चों के बैठने की व्यवस्था भी हो, टीचर्स की व्यवस्था भी हो। और अगर क्लास के बच्चों के लिए कर रहे हो तो क्लास के बच्चे, अगर मान लीजिए आप क्लास में 30 से 40 बच्चे हैं तो सारे बच्चे बैठ सकें। तो ऐसा भी शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए जो स्थान का अभाव है, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर करने वाला पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है, आप देखिए कुछ स्कूलों के अंदर तो केवल 1-2 ही कमरे बने होते हैं। अगर आपने सरकारी संस्थाओं को देखा होगा तो कई जगह पर गांव के अंदर ऐसा ही सीन है, पेड़ों के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या ऐसे छोटा मोटा सा पार्क बना हुआ है उसमें पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे फिर देखिए ये व्यवस्था कैसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, स्थान का अभाव रहेगा, तो ये भी प्रॉब्लम खड़ी करने वाली बात है। फिर भी आप दूरदर्शन के द्वारा शिक्षण नहीं करा पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दृष्टि कमजोर होने का भय। हम घर में भी बच्चों को मना करते हैं ना ज़्यादा टीवी देखने से, इससे क्या होता है, इससे उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखना कम हो जाता है। तो ये समस्या रहती है। घर में भी पेरेंट्स बच्चों को मना करते हैं कि ज़्यादा टाइम तक आपने टीवी नहीं देखना है। तो इस तरीके से दूरदर्शन के द्वारा जब बच्चों को शिक्षण कराया जाता है तो बच्चों की दृष्टि कमज़ोर होने का, बच्चों की दृष्टि दोष होने का भी भय लगा रहता है या भय बना रहता है, जो कि भय कब नहीं होता, जब टीचर एक नॉर्मल परंपरागत तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है क्लास में जा कर के। तो अब वहाँ पे जब आप पढ़ाते हो तब इस चीज़ का भी ध्यान रखते हो। अगर कोई बच्चा है जिसके चश्मा वगैरह लगा हुआ है तो आप व्यक्तिगत तौर पर उसको आगे बिठाते हो ताकि उसको ब्लैक बोर्ड से देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो। लेकिन दूरदर्शन जो है वो मानव नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का चश्मा लगा है या कुछ भी है तो वो आगे बैठे या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। तो दृष्टि दोष होने का या बच्चों की नज़र कमज़ोर होने का, दृष्टि कमज़ोर होने का भी इसमें भय बना रहता है, जो कि इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। लगातार अगर इस तरीके से पढ़ाओगे तो जिस तरह से घर में बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं तो चश्मा वगैरह लग जाता है उनके, तो यहाँ पे भी वो समस्या आ सकती है बच्चों की दृष्टि कमज़ोर होने के कारण, या उनके चश्मा लगने का जो है वो भय बना रहता है। तो ये हैं इसकी सीमाएँ। एक नज़र और इनको देख लेते हैं। विद्यालय या कक्ष जैसा वातावरण नहीं बन पाता है, छात्र अपनी कठिनाई का निवारण नहीं कर पाते हैं, शिक्षक छात्र अंतःक्रिया नहीं हो पाती है, एक पक्षीय संवाद होता है, शिक्षक को छात्रों की अधिगम के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है, दूरदर्शन की गति तथा छात्र के अधिगम में तालमेल का अभाव बना रहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण संभव नहीं हो पाता, दूरदर्शन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है, शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था हेतु स्थान का अभाव बना रहता है, दृष्टि कमजोर होने का भय रहता है। ठीक है, तो ये है दूरदर्शन से जब शिक्षण कराया जाता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या क्या कमियां हैं, ये टॉपिक, अर्थात शैक्षिक दूरदर्शन की सीमाएं, शिक्षा के क्षेत्र में दूरदर्शन के प्रयोग से होने वाली हानियां या सीमाएं या नुकसान, कुछ भी कह लो, यही वाले पॉइंट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, दूरदर्शन के अंतर्गत कॉन्सेप्ट को जान लिया आपने, अर्थात इसकी जो अवधारणा है उसके बारे में हमने नॉलेज ले ली है, इससे होने वाले लाभ और इसके साथ ही इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जान लिया। इसमें कौन कौन से ऐसे कार्य किए जाते हैं या कौन से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनसे कौन कौन से व्यक्तियों को उससे फ़ायदा मिलता है। जैसे हमने कहा दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा में ये हेल्प करता है, दूरस्थ शिक्षा में हेल्प करता है ना। और शिक्षकों के जो सेवाकालीन शिक्षक हैं वो कैसे नए नए मेथड्स का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, इसकी बात करता है, ट्रेनिंग देता है, प्रशिक्षण देता है शिक्षकों को। तो इस तरह से लास्ट क्लास में हमने इसकी बात कर ली और आज की क्लास में हमने इसकी सीमाओं की बात कर ली। तो इसी के साथ ये जो हमारा दूरदर्शन कह लो या शैक्षिक दूरदर्शन कह लो, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस।